कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। यहाँ से बाहर मौजूद लोगों की आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर बाहर काफी हंसने बोलने की आवाजें आती रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी फैल गई थी। हेजल अपनी गोद में रखे अपनी जिंदगी के इतने बड़े बदलाव पर बेयकीन से बैठी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसका साहिबान बनेगा, उसे अपना नाम देगा, उसके माजी के बारे में सब जानते हुए भी कोई उससे मोहब्बत करेगा। हेजल यूं ही चेहरा झुकाए हुए थी कि कमरे में शावेज दाखिल हुआ था, जिस पर वो चौंकते हुए उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी, जो हाथों में ट्रे लिए हुए था। ये लो बीवी, खाओ और अपनी जान बनाओ। कोल्ड ड्रिंक और कुछ रिफ्रेशमेंट की चीजें एक तरफ बेड पर ही रखते वो खुद उसके पास आकर बैठा था। जिस पर हेजल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली थी। क्या अब बीवी बन गई हो? ऐसे ही तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं ना? शावेज जरा सा उसकी तरफ अपना चेहरा झुकाए बोला था। उसकी परतपश सांसें उसके चेहरे पर महसूस करते हेजल की आंखें फिर से झुकी थी। शावेज ने चंद पल उसे यूं खामोशी से सर झुकाए देखा और फिर उसकी निगाहों का मरकज उसकी गोद में रखे हाथों पर देखकर वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले गया था, जिस पर एक बार फिर से हेजल की नजर उससे मिली थी। और अब की दफा शावेज ने अपनी मोहब्बत का भरपूर लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ा था। कुछ वो भी अभी तक बेयकीनी की कैफियत में था, तो अपने इस पुरतासीर लम्स से वो जैसे दोनों को ही अपने दरमियान बदलते रिश्ते का एहसास दिलाना चाह रहा था। ये लम्स, ये एहसास इस कदर अछूता था कि वो दोनों ही कुछ पल को आंखें बंद करते उससे मिलते सुकून में खो गए थे। निकाह जैसे बंधन में बंधने के बाद ये पहला लम्स उनके दिलों को एक अलग ही लय पर धड़का गया था। कुछ लम्हों बाद शावेज का पुरहिद्दत लम्स पेशानी पर सरकता सुर्ख पड़ती गाल पर आया था और फिर वो आगे बढ़ता हेजल के होंठों के पास जा रुका था, लेकिन उनको छूने से पहले वो आंखें खोलता हेजल को देखने लगा, जो आंखें बंद किए हुए पलकें लर्जाहट का शिकार थी। तो उसे यूं बगैर किसी मजामत के अपने करीब पाकर शावेज मजीद बहका था। वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता उसके गाल पर रख गया था और इन बंद आंखों को आहिस्तगी से अपने होंठों से छूते उन्हें मजीद लरजने का मौका दे गया था। जिसके बाद एक बार फिर उसकी नजरें इन लबों पर पड़ी थी जो कपकपाते उसके जब्त का इम्तहान ले रहे थे, जिन पर नजर पड़ते ही उसका हल्क सूखा था, जैसे वो सदियों का प्यासा हो। और फिर वो सब भुलाए कुछ इन पर झुकते, इन होंठों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते किसी और ही जहां की सैर को निकला था। वक्त की कैद से बाहर तो वो बेबस खुद सा इनकी नरमी महसूस करने में मगन था, जब सांस की दुश्वारी पर उसके हाथ में कैद हेजल का हाथ ने उसके हाथ पर अपने नाखून गाड़े थे, ताकि वो कुछ होश में आते उसकी सांसों को रिहाई दे। दूसरे हाथ से वो शावेज के बाजू से शर्ट को जकड़ गई तो वह मुश्किल शावेज इन लम्हात से बाहर आया था, और हेजल गनीमत समझती इस बार चेहरा झुकाने की बजाय हक से इसके सीने से लगी। जोर से आंखें बंद किए गहरे सांस लेती अपनी सांसें बहाल करने लगी। शावेज इस वक्त कुछ अलग ही एहसासात और जज्बात से रोशनास हुआ रहा था। ये सब कुछ इस कदर दिल फरेब होगा उसने कभी सोचा भी ना था। वो जो अब तक मोहब्बत के नाम से दिल ही दिल में बच्चों की तरह डर सा जाता था, इस वक्त अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में पाकर उसे लग रहा था कि वो दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है। हेजल को अपने सीने से लगे पाकर शावेज भी उसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा बनाता इन पलों को दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था। वो खुद को इस वक्त बहुत हल्का फुल्का इस जिंदगी की तमाम फिक्र परेशानी से दूर पा रहा था। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, शावेज ने हेजल के सर पर अपनी ठोड़ी टिकाई धीमी सी आवाज में कहा था, जिस पर हेजल, जो खुद को पुरसुकून कर रही थी शावेज की सरगोशी नुमा आवाज पर, वो अब दोनों के दरमियान थोड़ा सा फासला बनाती कुछ हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी कि अभी कुछ देर पहले तो इस अकड़ू साहब ने कहा था कि वो कभी भी इससे माफी नहीं मांगेगा, और अब कैसे उसने माफी मांगना गवारा कर लिया था। मेरी हर गलती के लिए और थोड़ी देर पहले की जबरदस्ती के लिए कि मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर जाने निकाह किया, लेकिन ये जरूरी था, और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता। वैसे तुम भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। शावेज ने उसकी आंखों में तकते कहा, जैसे वो उसकी आंखों से ही उसके अंदर का हाल पढ़ लेना चाहता हो। जिससे घबराते हेजल ने छट आंखों पर पलकों का पर्दा गिराते उसे बेचैन किया था। कुछ बोलो तो सही। शावेज को उसकी चुप चुभी थी। क्या 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 बोलूं? बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। हेजल का स्पॉट चेहरा होने लगा था। दिल में कहीं थोड़ा सा डर भी था कि शावेज फिर से उसका कोई इम्तिहान ना ले रहा हो। हम दोनों एक दूसरे के महरम बन चुके हैं, एक अटूट बंधन में बंध गए हैं।
तो किसी भी किस्म के खदशात को अपने दिमाग में जगह देने की बजाय बस इस रिश्ते की खूबसूरती को एंजॉय करो। शावेज ने उसके हाथों को अपने लबों से छूते उसकी आंखों में भी देखा था। यहाँ उसके लम्स पर वाजे तगैर बरपा हुआ था, जबकि हेजल बड़ी मुश्किल से फकत सर ही हिला पाई थी। वो आज हॉस्टल से क्या रदा करके निकली थी और हो क्या से क्या गया था, कुछ इसलिए भी उसका दिमाग इस सब को कबूल करने में वक्त ले रहा था। वो जो आज हमेशा के लिए शावेज से दूर जाने का जतन कर रही थी, इस वक्त एक मजबूत रिश्ते में कैद शावेज के बेइंतहा करीब मौजूद थी। दिल की बेसुकूनी और बेचैनी को आहिस्ता आहिस्ता राहत से मिलने लगी थी। मैं जाऊं? जब हेजल के लिए शावेज की नजरों के पैगाम झेलना मुश्किल हुआ, तो वो आहिस्तगी से बोल उठी, जो कि उसके हाथों को सहलाता उसे नजरों से ही छूने में मगन था। हेजल की सारी जान तो जैसे इन हाथों में ही अटकी हुई थी। अभी तो बिल्कुल भी, अभी मुझे नहीं, जी भरकर महसूस तो करने दो कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो। शावेज एक बार फिर उसके चेहरे पर झुकता, उसकी सांसों पर कब्जा जमाना चाह रहा था, जब हेजल उसकी इस पेशकदमी पर शर्म से मुस्कुराती उसके सीने से लगी थी, जैसे खुद को शावेज से छुपा लेना चाहती हो। जबकि शावेज भी उसकी अदा पर मुस्कुराता अपने अगले इकदाम से उसकी जान निकाल गया था। उसके कंधे से दुपट्टा सरकाता झुका था और बड़ी नरमी और अकीदत से वहां अपने होंठ रखते हेजल को दिल को बेतहाशा धड़काने और उसे सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। हेजल इस लम्स पर सिटपटाती हुई एकदम से पीछे होने लगी, लेकिन शावेज उसकी कोशिश को नाकाम बनाता उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल किए उसे दूर जाने से रोक गया था। जबकि उसका चेहरा अब भी हेजल की गर्दन के नजदीक झुका हुआ था, तब वो उसकी गर्दन पर ही अपनी मजीद मनमानियां करते हेजल पर झुकता चला गया था। तो हेजल पीछे होने की कोशिश में बेड पर ढह सी गई थी, जिससे शावेज उसके ऊपर मुकम्मल दस्तरस इख्तियार करता उसके होश ठिकाने लगा गया। मलाइका के बाबा ज़िशान मीर वापस आ चुके थे, तो वो दोनों बहनें अपने घर शिफ्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अहमद मलिक, जो पहले मजबूरी में इस घर में आ जाया करता था, अब बहुत कम घर में देखने को मिलता था। और रातें तो उसकी अक्सर घर से बाहर ही गुजरती थी। कुछ दिन वो सब गायब हुए थे। सुनने में आया था कि वो सब अपने किसी कजिन के एक्सीडेंट की वजह से हवेली गए हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग आए भी ना आने के बराबर कि अहमद मलिक तो जैसे इस घर में रहने से खौफ आता था। वो बंजारा बना घूमता था। इस सब में बानो के दिलो दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी, उसे उगलने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर एक दिन अहमद मलिक सरे शाम ही घर पाकर बानो की मक्कारी अरूज पर पहुंची थी और उसने एक नजर किचन में काम करती बख्त की पुश्त को शातराना निगाहों से देखा था और फिर चील की तरह उस तक पहुंचती वो उस पर झपटी थी, जिस पर वो डर से जोर से चिल्लाकर रह गई थी। लेकिन बानो बगैर उसे समझने का मौका दिए खींचते हुए किचन से बाहर लिखकर आने लगी। छोड़ो मुझे बानो, मेरा बाजू छोड़ो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? बख्त रोती कुरलाती खुद को बानो से छुड़ाने लगी, लेकिन वो ना जाने क्या इरादा किए हुए थी। उनसे कुछ दूर आसिया भी बख्त की आवाज पर उनकी तरफ मतवज्जो हुई थी और भागती हुई उनके पास आई। बानो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। बानो बहुत बुरे तरीके से बख्त को अपने साथ घसीट रही थी, जिससे लगता था कि बख्त अभी गिर जाएगी। कुछ आसिया को अहमद मलिक का भी खौफ था कि कहीं वो यहाँ ना आ पहुंचे, मगर बानो बख्त और आसिया दोनों की कोशिशों को नाम बनाती नाकाम करती उसे लाउंज तक घसीटते हुए ले आई थी। और यहाँ पहुंचने पर बख्त और आसिया दोनों की जुबान गंग हो गई थी। बख्त तो अपने चेहरे से हटी चादर का भी होश नहीं रहा था, लेकिन अहमद मलिक आंखें मूंदे हुए था। शायद वो बैठा बैठा ही नींद में चला गया था, कि उसे सुकून से पूरी नींद लिए काफी वक्त हो गया था। बानो ने अहमद मलिक की तरफ देखे बगैर एक झटके से बख्त का बाजू छोड़ा, तो वो खुद को संभाल न पाते बुरी तरह से लड़खड़ाई, जिससे उसका दिल उछल कर हलक में आया था। उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छाया था और कुछ फासले पर मौजूद आसिया भी खौफ से अपने मुंह पर हाथ रख गई थी। अहमद मलिक, जो कच्ची नींद में था, अपने इर्द गिर्द हलचल से चेहरे पर नागवारी लिए आंखें खोल रहा था। जब बख्त को गिरते देखकर उसने लाशौरी तौर पर बैठे बैठे ही अपने हाथ आगे बढ़ाते संभालना चाहा था, लेकिन उसके बावजूद बख्त के घुटने जमीन पर लगे और उसका ऊपरी धड़ अहमद मलिक की बाजुओं और टांगों के सहारे नीचे गिरने से महफूज रहा था। कुछ पल के लिए वहां पर दबेज सन्नाटा छाया हुआ था। बख्त अहमद मलिक की टांगों के सहारे उठने के लिए वहां अपने हाथों का दबाव डाल गई थी। उसका दिल इस कदर खौफजदा सा धड़क रहा था कि उसकी आंखों से आंसू ठर ठर से गिर रहे थे। अपने किसी बड़े नुकसान से बच जाने पर भी बख्त का वजूद कपकपाहट का शिकार था। ये क्या हरकत थी? अहमद मलिक तीनों को देखते गुस्से से चिल्लाया, तो बख्त मजीद सहमे हुए जल्दी से खड़े होने लगी थी। वो आज सामने बैठे इंसान की बदौलत अपने बच्चे को बचा गई थी, जिसकी बदौलत वो पीछे होते हुए जमीन का सहारा लेती अहमद मलिक के पैरों को छू गई थी, जिसका अंदाजा अहमद मलिक को नहीं हो सका था,
लेकिन इस लड़की का लम्स उसे कुछ झंझोड़ सा गया था। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा था, लेकिन अब उसका चेहरा चादर में छुप चुका था। अहमद मलिक का अपनी तरफ देखना वक्त को मजीद खौफजदा करने लगा। सबब बिना था, लेकिन इससे पहले अहमद मलिक उस पर मजीद गौर व फिक्र करता, बानो बोल पड़ी थी, साहब जी, ये लड़की माँ बनने वाली है। आसिया और इस लड़की ने मिलकर आपको पागल बनाया है, जिसके शोहर का भी कोई अता पता नहीं है। पता नहीं बच्चा जायज भी है या नहीं। न जाने क्या क्या गुल खिलाकर यहाँ तक पहुंची है। बानो की जुबान चली तो उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया, जबकि बख्त और आसिया उसे बोलते देखकर अपना दिल थाम कर रह गई थी। बख्त की आंखों में आंसू की रफ्तार बढ़ी थी कि उसके सामने अहमद मलिक का चेहरा धुंधला पड़ने लगा था। वो इस वक्त अपने साथ साथ आसिया के लिए भी मुश्किल खड़ी कर गई थी, और उसे इस वक्त यही बात ज्यादा रुला रही थी। आर यू मैड? अहमद मलिक की गुस्से भरी आवाज उभरी थी, जिससे डरते वक्त चंद कदम और पीछे हुई थी। तुम सच में पागल हो बानो? ये क्या जाहिलाना हरकत थी? तुम जानती भी हो कि वो माँ बनने वाली है, तुमने उसे धक्का दिया। अहमद मलिक को बानो पर बरसते देखकर बख्त ने हैरानगी से नजरें उठाते संगदिल शहजादे को देखा था। कुछ देर पहले अनजाने में ही वो इसके बच्चे की हिफाजत का जिम्मेदार बना था, और फिर अब वो इसके बच्चे के लिए बानो पर गुस्सा भी हो रहा था। उसके दिल में कहीं बहुत अछूता सा एहसास जगा था, और ये सोच भी पैदा हुई कि कहीं उसने अपना सच छुपाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। दूसरी तरफ बानो, जो बख्त और आसिया की दुश्मन बनती इन्हें घर से निकालने के चक्करों में थी, सब कुछ उलट होता देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। वो वो साहब जी, बानो की आवाज और जुबान जो पहले फराटे भर रही थी, अब उसके मुंह से आवाज निकलना मुश्किल हुआ था। इनफ इज इनफ। तुम लोग मेरी चुप को बहुत इजी ले गए हो। इस घर में मेरा दो खड़ी रहना दो पर कर दिया है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अहमद गुस्से से बोलता जा रहा था जब उसी वक्त इसका सेलफोन बज उठा। तो वो कॉल ओके करने से पहले आसिया से मुखातिब हुआ था। आसिया, आप इसका हिसाब किताब क्लियर करके से यहाँ से चलता करो, मुझे दोबारा यहाँ ये नजर ना आए। वो फोन कान से लगाता वहां से निकलता चला गया था, और थोड़ी देर में वो घर से ही गाड़ी लेकर चला गया था। और सब जानते थे कि अब उसकी वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। इस वक्त वो तीनों ही बेयकीन सी खड़ी थी, क्योंकि कुछ भी इनकी सोच के मुताबिक नहीं हुआ था, जो कि आसिया और बख्त के लिए तो अच्छा और बानो के लिए बुरा साबित हुआ था। वो जो घड़ा वक्त के लिए खोद रही थी, खुद इसी में जा गिरी थी। चलो बानो बीबी, बाहर का रास्ता दिखो और जाओ यहाँ से। आसिया फौरन फॉर्म में आई थी। इसकी आवाज पर बानो का सख्ता टूटा था। नहीं देखो आसिया, बानो जल्दी से अपने लहजे में नरमी पैदा कर गई और आसिया की तरफ बढ़ी थी। मुझे कुछ नहीं देखना सुनना। साहब जो कह कर गए हैं उस पर अमल करो, समझी तुम? तुमने तो रोज रोज का तमाशा ही बना लिया था। आसिया ने बानो की बात पूरी नहीं होने दी थी। वक्त बानो अब की बार वक्त की जाने मतवज्जो हुई। अभी बहुत गुमसुम सी जो खड़ी थी। बानो के पुकारने पर वो एक नजर उसे देखती खामोशी से वहां से चली गई थी कि उसकी जगह से उसका बच्चा बमुश्किल बचा था। सबकी तरफ से मायूस होकर बानो को वहां से जाना ही पड़ा था, जिसके बाद आसिया वक्त की तरफ आई, जो डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी सोचों में खोई हुई थी। वक्त, मेरी बात सुनो। आज तो साहब जी के सामने हम दोनों बच गई हैं, लेकिन इससे पहले कि ये बात दोबारा उनके सामने आए और वो इस पहलू पर सोचे कि ये बात हमने उनसे शुरू में छुपाई है, बल्कि तुम्हारी शादी या फिर निकाह का भी कोई जिक्र नहीं किया, तो इस वक्त यही अच्छा है कि तुम जल्द से जल्द अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। मुझे गलत मत समझना। अगर तुम ये बात पहले बता देती तो शायद मैं कुछ कर लेती, लेकिन अब मैं साहब जी के सामने मजीद झूठ नहीं बोल सकती। आसिया बख्त के पास खड़ी बोल रही थी, और बख्त इसकी बातों पर बस सर झुकाए ताल्लुक सी बैठी। मलाइका इस वक्त शदीद सर दर्द का बहाना बनाकर निढाल सी अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। वो तकिए में मुंह दिए आंसू बहा रही थी। उसका थोड़ा हरकत करता वजूद उसके सिसकियां भरने का मुजहर था। वो आज यूनिवर्सिटी से जल्दी घर आ गई थी। वजह तबरेज के ग्रुप की एक लड़की का तबरेज को शादी के लिए प्रपोज करने का प्रोग्राम था। ये खबर उससे उसकी दोस्त ने दी थी, जिसकी वजह से मलाइका वो मंजर देखने से पहले ही ड्राइवर को कॉल करती घर आ गई थी, और तब से वो इसी तरह अपना गम गलत कर रही थी। कुछ इसके दिमाग में थोड़े दिन पहले हारून मलिक की कही गई बात थोड़े की तरह जर्ब जैसी लग रही थी। उन्होंने इनके इस्लामाबाद आने से एक दो दिन पहले ही मलाइका को देखते बड़े क्रोफर से कहा था कि वो तबरेज के पीछे रहना बंद कर दे, क्योंकि वो बहुत जल्द तबरेज को हमेशा के लिए उससे दूर करने वाले हैं। तब से ही ये बात उसके दिलो दिमाग से हजार कोशिश के बावजूद भी जाती नहीं थी। अचानक से कमरे में मलाइका के फोन की बेल बज उठी थी, लेकिन मलाइका का सेल उठाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब मतवातर बेल बजती चली गई तो उसने अपना सुर्ख और आंसुओं से भीगा चेहरा तकिए से उठाते सेल की तरफ देखा था। यहाँ पर नंबर देखते वो दोबारा बेहिसी की चादर ओढ़ गई थी, लेकिन जब सेल की बेल की आवाज नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो वो कॉल ओके करती कान से लगा गई।
कॉल पे तबरेज़ था, जो इसने यूनी से जल्दी जाने की वजह पूछ रहा था। बाबा मेरे लिए कोई लड़का देख रहे हैं, तो इसी सिलसिले में जल्दी घर आ गई थी। मलाइका ने अपने गालों को रगड़ते स्पॉट अंदाज में कहा था। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो इस वक्त ये सोचे हुए थी कि वो अकेली ही क्यों हलकान हो। आखिर तबरेज को भी तो जलना चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो? उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक तबरेज भड़का तो दिल में शदीद सुकून की लहरें उठी थी। इसमें क्या बकवास हो गई भला? जब तुम्हारे घर वाले ये सब कर सकते हैं तो मेरे बाबा क्यों नहीं? बल्कि इन्हें क्यों मुश्किल में डालते हो? तुम्हें तो आजकल लड़कियां शहद की तरह चिपक रही हैं, प्रपोज कर रही हैं, इन्हीं में से जाओ उनके सामने, ले जाओ किसी को। आखिर मलाइका की खौलन भी बाहर आने लगी थी। तुम अच्छे से जानती हो कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की ऐसी है जिसे मैंने बहुत पहले अपने लिए चुन लिया है, तबरेज ने भारी आवाज में कहा। वो अच्छे से मलाइका की हालत समझ गया था। कुछ उसे उसकी आवाज से अंदाजा होने लगा जैसे वो रोती रही है। उसकी बात पर कुछ पल दोनों के दरमियान खामोशी रही थी। जब मलाइका की आवाज तबरेज के कानों में उभरी, तुम मुझे अभी और इसी वक्त मिल सकते हो? मलाइका ने सोचते हुए कहा। हाँ, पर कहाँ मिलना है? तबरेज ने फौरन बात मानी तो मलाइका उसे जगह बताते कॉल काट गई थी। उसने जल्दी से अपने आप को फ्रेश किया था और बाहर की जानिब बढ़ गई थी। अपना अपना पसंदीदा मशरूबात मंगवाते वो दोनों कुछ चुप से बैठे थे। तबरेज की नजरें मलाइका पर थी, जो कुछ इस तरह कैफियत में अपनी उंगलियां चटखा रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह भी नहीं पा रही थी। मलाइका, जो भी बात है इजी होकर डिस्कस करो। आखिर तबरेज ने उसे मतवज्जो किया। तुम मुझसे अभी और इसी वक्त निकाह कर सकते हो? मलाइका ने बोलते हुए तबरेज के सर पर बम फोड़ा था। अब की बार तबरेज चुप का चुप रह गया था, लेकिन मलाइका कुछ पल बाद तबरेज से कुछ बोलना चाहा था, लेकिन वो उसकी बात काट गया था। लेकिन कुछ नहीं, मुझे हाँ या फिर ना में जवाब चाहिए, लेकिन अब की बार तुम्हारी ना पर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी। मलाइका ने दो टोक बात करते तबरेज को हैरान परेशान किया था। मलाइका, आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्यों कह रही हो? कोई परेशानी है तो शेयर करो। तबरेज चाहकर भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। बस मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा ख्याल है तुम्हें मुझसे निकाह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चलती हूँ। गुड बाय फॉरएवर। मलाइका पल में हत्थे से उखड़ती वहां से उठ खड़ी हुई थी, जिस पर तबरेज हक्का बक्का सा उसे देख कर रह गया था। लेकिन फिर मलाइका की आखिरी बात पर वो दांत किचकिचा कर रह गया था। गुड बाय फॉरएवर की बच्ची, बैठो यहाँ, कुछ समझने का मौका तो दो। तुम तो बस धमाका करती जा रही हो। तबरेज ने उसकी कलाई मजबूती से जकड़ते उसे वापस चेयर पर धकेला था। मलाइका माथे पर कुछ बल लिए अपने चेहरा का रुख मोड़ती बैठ गई थी, जबकि तबरेज परेशानी से अपनी पेशानी खुजा रहा था। भाई को इस सब में शामिल कर लें? तबरेज ने कुछ सोचते हुए उससे पूछा। जो मर्जी करो। मलाइका का लहजा रूखा था, जिस पर तबरेज ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था, जो बस उस पर हुक्म चलाती अब सुकून से बैठी थी। इसके बाद के मामलात सारे तबरेज ने खुद ही संभाले थे, जबकि मलाइका ने तो कुछ ना बोलने की कसम उठा ली थी। अब कबूल है के लिए भी मुंह खोलोगी या फिर नहीं? ये ना हो मैं इतना कुछ करूं तुम ऐन निकाह के वक्त कहो कि तुम तो प्रैंक कर रही थी। तबरेज ने उसे यहाँ से उठने का इशारा किया और उसके साथ चलते हुए बोला था, जिस पर मलाइका ने बस उसे खा जाने वाली नजरों से देखने पर ही इत्तफा किया था। शावेज के होंठों का पुरहिद्दत लम्स हेजल की दिल की धड़कनों को भड़काने के लिए काफी था। शावेज के होंठों का पुरहिद्दत लम्स हेजल की दिल की धड़कनों को बढ़ाने और हलक सूखने का सबब बन रहा था। शावेज तो बस दीवाना वार सा उसकी खूबसूरती में गुम पिन भी यही बहक रहा था। हेजल कभी उसके कंधों पर हाथ रखते उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी और कभी उसकी शर्ट को अपने हाथों में जकड़ती खुद को सहारा दे रही थी। उसे अपनी जान खलासी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी कि जब शावेज के फोन की बेल बजती हेजल को इस जिन की कैद से रिहाई का जरिया लगी। लेकिन वो साहब तो टस से मस नहीं हुए थे, ना ही अपने अमल में कोई कमी की थी। सर आपका फोन। हेजल के मुंह से बड़ी मुश्किल से कुछ अल्फाज निकले थे, जिस पर शावेज ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ऊपर हुआ था, जबकि एक हाथ अब भी हेजल की दूसरी साइड पर था। वो उसके घेरे में इसकी कुर्बत के रंग में रंगी इस वक्त एक सहमी हुई सी हिरनी महसूस हो रही थी। पहले अपने लम्ब से और अब अपनी नजरों से वो हेजल की सांसें रोकने का सबब बन रहा था। उसके चेहरे पर छाई शर्मो हया की सुर्खी उसे पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत बना गई थी। कुछ पल बाद आखिर शावेज को अपने फोन का एहसास हुआ और वो बेड से उठता अपने फोन की तरफ एक कहर भरी नजर डालता काल ओके कर गया था, जिसकी वजह से उसे इतना अहम मोमेंट बर्बाद हुआ था। शावेज कॉल सुनने के लिए कमरे से टेरेस की जानिब चला गया था तो हेजल जल्दी से उठकर बैठती अपना साइड पर पड़ा दुपट्टा कंधों पर फैलाने लगी। उसे अपना जिस्म कांपता हुआ महसूस हो रहा था। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा थपथपाती खुद को नॉर्मल करने लगी। जब इसी वक्त शावेज वापस कमरे में आया था तो हेजल झट बेड से उठ खड़ी हुई थी, जिस पर शावेज मुस्कुरा कर रह गया था।
इसे अर्जेंट ऑफिस जाना था, तो वो भी सामने मौजूद ड्रेसिंग की टेबल की तरफ बढ़ता, खुद के हलिये को देखता, बालों को हेयर ब्रश से संवारने लगा। उसकी शर्ट जगह जगह से बेशुमार स्लिटों का शिकार हो चुकी थी, जिनको देखता वो कोट पहनने का इरादा रखता था, जबकि हेजल जो पीछे खड़ी चोर नजरों से शावेज को देखने में मसरूफ थी, उसे हाथ से अपनी शर्ट को ठीक करते देखकर वो ख्वामख्वाह ही शर्मिंदा सी हुई थी। आ जाओ, ऑफिस जा रहे हैं हम। शावेज उसे बोलता बाहर की जानिब बढ़ा तो हेजल भी उसके पीछे आई थी। सर, हेजल ने इधर उधर देखते शावेज को पुकारा था। बोलो मेरी जान। शावेज ने वहां एक तरफ सोफे पर पड़ा अपनी पैंट के साथ का कोट उठाकर पहना था। दूसरी तरफ हेजल उसके जवाब पर फिर से सुर्ख पड़ी थी। इससे बोलना मुश्किल हुआ। बोलो भी यार, क्या बात है? शावेज के सामने आते नरमी से उसका गाल छू गया था। पानी पीना है मुझे, हेजल ने अपने सूखते होंठ और हलक को तर करने की कोशिश करते कहा था। कुछ उसकी बीमारी और कुछ शावेज की बदौलत उसे बहुत प्यास लग रही थी। इतनी सी बात? ऐसे करोगी तो डियर मुश्किल में पड़ोगी। शावेज किचन की तरफ बढ़ा और वहां से पानी की बोतल और ग्लास लिए दोबारा वो उसके पास आया तो वो जल्दी से दोनों चीजों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ गई थी। कुछ खाओगी? उसे पानी पीता देखकर शावेज ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा था। खाओगी कुछ? उसे पानी पीता देखकर शावेज ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त भी देखा था, और उसके सवाल पर ठीक इसी की तरह हेजल ने भी अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा था, जिसे अंदाजा लगाना चाहा हो कि इसके खाने का वक्त हुआ या नहीं। शावेज हल्की सी मुस्कुराहट और हैरानगी चेहरे पर लिए बगौर उसकी यह हरकत देखने लगा था, जो घड़ी देखने पर हड़बड़ा गई थी। कुछ कुछ खाने का वक्त भी देखकर खाती हो, जो मेरे सवाल पर तुम्हारा तुम खाना भी वक्त देखकर खाती हो, जो मेरे सवाल पर तुम्हारा कोई अलग से हिसाब किताब शुरू हो गया है? शावेज की आवाज पर वो चौंकते हुए उसकी तरफ मतवज्जो हुई थी। नहीं तो सर, मैं तो बस मुझे कुछ नहीं खाना, चलें। हेजल अपना हैंड बैग लेती बाहर दरवाजे की जानिब बढ़ी तो शावेज भी उसके कंफ्यूज होने पर रफी में सर हिलाता उसकी तकलीद में भड़ आया था। अब मुझे हॉस्टल छोड़ दें। हेजल ने गाड़ी में बैठते ही कहा। जी नहीं, तुम मेरे साथ ऑफिस जा रही हो। शावेज ने गाड़ी स्टार्ट करते आगे बढ़ा। लेकिन सर, ये मेरा वक्त नहीं है ऑफिस जाने का, बस थोड़ा ही टाइम बचा है। आज फिर जल्दी शिफ्ट शर्फ बख्श दो कि ऑफिस को तो कोई मजाका नहीं होगा। शावेज ने संजीदगी से कहते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो हेजल खामोशी से विंडो की तरफ देखने लगी। दिलो दिमाग में ये सोच चल रही थी कि इस सारी सूरत हाल को आयशा के सामने कैसे बयान करना है। इसके बाद तबरेज और अहमद भाई ने सारे मामलात संभाले थे। तबरेज ने भाई के सामने मलाइका का नाम नहीं लिया था, और उसने खुद ही बड़ी मुश्किल से उसे राजी किया था, और अपनी तसल्ली के लिए अहमद ने मलाइका से खुद उसकी मर्जी पूछी थी, तो वो उस बात में सर हिलाती अपनी मर्जी का बता गई थी, तो अहमद मुतमईन होता दोनों को बगैर कुछ कहे उनकी खुशी के लिए उनका निकाह करवा गया था। 1 डेढ़ घंटे में मलाइका की हस्बे मंशा सब काम होता चला गया था। निकाह होते ही तबरेज के चेहरे पर जैसे मुस्कुराहट चिपक कर रह गई थी। जो मलाइका पाकिस्तान आई थी वो उससे कोसों दूर भागने वाली, यहाँ आते ही कुछ अरसे में फिर से इस पर नजरे करम करते हमेशा के लिए अपनी पूरी रजामंदी से उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी, कि अब जैसे सारियां परेशानियां खत्म हो गई थी। निकाह के थोड़ी देर बाद तबरेज के दिल में मलाइका से बात करने और उसे देखने की ख्वाहिश जागी थी, और कुछ वो उसके अजीबोगरीब रवैये के पीछे की वजह जानना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो कमरे में मौजूद मलाइका के पास आया, तो आगे से खाली कमरा उसका मुंह चढ़ा रहा था, और मलाइका की इस तेजी पर सब्र का घूंट भर कर रह गया था कि वो निकाह के बाद जल्द ही भाई को बताती यहाँ से चली गई थी। मलाइका बीबी, एक बार मेरे हाथ लगो, मैं तुम्हें सीधा करता हूँ। तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। तबरेज अपने चेहरे पर हाथ फेरता मलाइका की इस धोखेबाजी पर दिल ही दिल में दिल मिलाता खुद भी वहां से निकलता चला गया था। नेक्स्ट मीटिंग की फाइल मिस हेजल के हाथ मेरे पास भेजो। शावेज अपने ऑफिस में चेयर पर इजी होकर घूमते इब्राहिम को कॉल मिलाई थी। कुछ शर्म कर लो, इब्राहिम ने उसे सुनाई थी। अब मीटिंग की फाइल के लिए भी शर्म करनी है? शावेज हंसते हुए भोलेपन से बोला तो आगे से इब्राहिम दांत पीस कर रह गया था। सब्र कर, थोड़ी देर में आ रही है फाइल। ओ मेरी मिसेज, वो भी आ रही हैं? मुझे इस कंपनी का मुस्तकबिल कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, इब्राहिम अफसोस से बोलता कॉल काट गया था, जिस पर शावेज बस खफत से बालों में हाथ फेर कर रह गया था। सर, ये फाइल चेक कर लें, इब्राहिम सर ने भेजी है। हेजल बड़ी मुश्किल से इस वक्त आम रूटीन के मुताबिक शावेज की चेयर के पास आकर खड़ी होते हुए बोली थी, लेकिन शावेज की नजरें उसे मुसलसल बौखलाने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन शावेज की अगली हरकत उसे बाकायदा चीखने पर मजबूर कर गई थी। वो उसके हाथ से फाइल पकड़ता टेबल पर रखता उसकी कलाई पकड़ता झटके से उसे अपनी तरफ खींच गया था, जिसकी बदौलत हेजल के मुंह से चीख निकली थी और वो आंखें फाड़े रह गई थी कि वो अब शावेज की गोद में मौजूद थी। उसे जैसे करंट लगा था और वो तड़पती हुई उठने लगी, लेकिन शावेज उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता उसकी कोशिश नाकाम बना गया था। क्यों चीख रही हो? चुप करके बैठो, मुझे फाइल चेक करने दो। शावेज ने गहरी संजीदगी से ऐसे जाहिर किया जैसे ये उसका मामूल हो
जिस पर हेजल हवनक सी बैठी रह गई थी कि अब शावेज बड़े सुकून से वाकई में फाइल खोल चुका था। इस हालत में हेजल अब रोहानसी होती इस वक्त को कोस रही थी जब वो इब्राहिम के कहने पर नीचे इस जिन के पास आई थी, जानते हुए भी कि ये सब बस उसे हमेशा चिमटने के लिए तैयार रहता है। आज एक बार फिर से तबरेज अपने मखसूस स्टाइल में मलाइका की क्लास के बाहर खड़ा उसके बाहर निकलने का बेसब्री से मुंतजर था कि उसकी बिल्ली ने निकाह के बाद से उसकी कॉल उठाना भी गवारा नहीं की थी। लेक्चर के बाद जैसे ही मलाइका बाहर आई तो आज इतने दिनों बाद तबरेज को अपने इंतजार में खड़े देखकर उसके दिल में ठंडक पहुंची थी, लेकिन फिल वक्त वो खुद को बड़ी मुश्किल से लापरवाह बनाती उसके पास से गुजरने लगी थी और उसकी ये लापरवाही तबरेज को गुस्सा दिला गई थी। वो उसे तेज नजरों से घूरते आगे बढ़ा था कि उसका हाथ जकड़ते उसे अपने साथ एक जानिब जल दिया था। मलाइका बस होंठों पर धीमी मुस्कुराहट लिए बगैर किसी मज़ाहमत के उसके साथ खींचती चली गई थी। वो दोनों एक दूसरे के हो चुके थे, एक दूसरे पर हक हासिल कर चुके थे। ये खुशी उन्हें कुछ और ही सोचने नहीं दे रही थी। एक जगह खामोशी से देखते तबरेज रुका था और झटके से मलाइका को अपने सामने करता वो उसे दीवार से लगाते खुद उसके सामने दीवार बनता खड़ा हुआ था। मलाइका ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए अपने निचले लब को दांतों तले दबाया था और उसकी यह हरकत जिसे तबरेज को दीवाना सा कर गई थी और वो आगे हाथ कर बढ़ा था अंगूठे से उसकी होंठ को उसके दांतों की कैद से छुड़वाता। मलाइका को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो इन पर झुकता कफल लगाते मलाइका को यूनी में अपनी बेबाकी से आंखें फाड़ने पर मजबूर कर